नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी हैं शाहिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ लेते हैं जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गई हैं और कल के अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती है। तो ये चलते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ हम लेकर आए जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप की एक मीटिंग हुई थी, यानी इजिप्ट के शर्म उल शेख शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान बहुत जल्द रशिया से तेल ख़रीदना बंद कर देगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको तयख़ुन दिया है, ये बात उन्होंने कही है ऐसी। तो उस पर हम बात करेंगे। और दूसरे कि जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी AI के ज़रिए से इस्लामोफोबिया पे ज़बरदस्त प्रोपोगंडा जारी है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका दावा है कि तकरीबन 2 साल के अंदर तकरीबन 1326 ऐसे वीडियोस बनाए गए, केसेस दर्ज हुए हैं और जिसके ख़िलाफ़ ना ही हुकूमत कोई कार्रवाई करती है और साफ़ तौर पे ज़ाहिर है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से, ख़ास तौर पे आसाम स्टेट में मुसलमानों के ख़िलाफ़ खूब ज़हर उगला जा रहा है और अजीब अजीब किस्म की वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और तीसरे में, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द बिहार में असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर JDU की और एक लिस्ट सामने आई है, उन्होंने दाखिल की है और इस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन की जो 3 फ्रंट से इम्पोर्टेंट, वैसे तो कई पार्टियाँ हैं और उसका अभी क्या सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले चलते हैं। और ट्रंप, जैसा कि इससे पहले उन्होंने कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में रुकाने में एक अहम रोल अदा किए हैं और उनका कहना है कि उन्होंने तकरीबन 8 जंगें रुकवाई हैं जिसमें मिलियंस ऑफ लाइफ जो है ना लोगों की उन्होंने बचाई। उनका दावा है कि अगर ये जंगें होती तो कई लोग ख़त्म हो जाते। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आप लोग बता दो कि अमेरिका की तारीख़ में कोई प्रेसिडेंट एक जंग भी रुकवाया है, लिहाजा मैंने, और 8वीं जंग उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दौरान जो इस वक्त जो जंग चल रही है उसको भी मैं रुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जल्द वो भी जंग ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने दावा किया है कि कोई बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वो बाज़ वक़्त एक अजीब व गरीब बयानात देते हैं और बाज़ वक़्त मज़ाक़ का ख़ैज़ जो है ना, अभी आप कह सकते हैं उसको। तो उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं है, अगर उनको नोबेल पीस प्राइज़ अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग है ये एक न्यूक्लियर जंग होने जा रही थी, हमने रुकाया है, इससे कई लोगों की जानी नुकसान होने का अंदेशा था, इसलिए हमने रुकाई है, उसका क्रेडिट हमको जाता है। उन्होंने बार बार कहा है जाना, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से मुसलसिल तरदीद की जा रही है कि ये इसमें ट्रंप का हाथ नहीं है। तो खैर जो कुछ भी हो, और उन्होंने ये भी कहा है, ट्रंप ने ये भी कहा है कि मोदी इज़ ए ग्रेट लीडर। उनके अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि मोदी इज़ ए ग्रेट लीडर है और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आई लव मोदी। फिर उन्होंने फ़ौरन अल्फाज को चेंज कर दिया, कहा कि वैसी बात नहीं है, आई लव मोदी बोले तो उनकी जो शख्सियत है उस पर असर पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कहता था, यानी स्लिप ऑफ टंग उनकी हो गई। इस तरीके से उन्होंने बात कही है जो है ना। और कंप्लीट उनका यानी कहने का ये मकसद था कि हम जो जंग रुकवा रहे हैं इससे दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और बहुत सारी जगहों को मैंने रोका है। टोटल 8 जगहों का उन्होंने जिक्र किया है और 8 जगहों के बारे में उन्होंने कहा है कि इससे कई मिलियंस ऑफ लोग ख़त्म हो सकते थे, लिहाजा मैं उनकी एक मानों में कई इंसानों की मैंने जान बचाई है और उसका क्रेडिट मुझे जाता है। और ये पहले वाहिद अमरीकी हैं मेरे ख्याल से शायद जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, कोई और बात नहीं है और नेक्स्ट ईयर शायद मिल सकता है। उन्होंने इस तरह से बात कही है जाना, यानी उनके इसी टर्म में, सेकंड टर्म में उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं, उनका दावा है। और ये कहाँ तक है ये तो एक पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है वो लोग सही तजिया कर सकते हैं कहाँ तक इन्होंने रुकाई है, कहाँ तक इनका हाथ है। लेकिन हम बात करेंगे हिंदुस्तान के जो इम्प्लीकेशंस, हिंदुस्तान पे जो असरात पड़े हैं उसकी हम बात करेंगे। यानी हिंदुस्तान की बार बार उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि मैं इसका क्रेडिट लेता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए, लेकिन इंडिया की जानिब से बार बार तरदीद आती है कि हमने जो है ना ये इसका क्रेडिट उनको नहीं जाता बल्कि हम अपने तरफ से रुकाई है। लेकिन क्या हकीकत है इसके बारे में आज तक जो है ना राज के पर्दे पड़े हुए हैं। यानी क्लियरली तौर पे कभी भी एनडीए की जानिब से ये क्लैरिफिकेशन बीजेपी की तरफ से नहीं आता है कि उन्होंने गलत कहा है। सिर्फ इतना कहते हैं कि हम असल क्रेडिट हम रोकें जंग,
ट्रंप का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कई दफ़ा हमने उनसे सवाल किया है कि आप जो है ना क्लैरिफाई करो, लेकिन क्यों नहीं करते। अब लेटेस्ट ही ले लीजिए आप, जबकि अमेरिका का कहना है, ट्रंप इन्हें साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान वहाँ से पेट्रोल ख़रीदना बंद कर देगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जंग रुकवाने के लिए 200% टैरिफ लगाए हैं, और ये सिर्फ जंग को रोकने के लिए मैं लगाया हूँ। इसका मकसद नहीं है कि किसी मुल्क की इकोनॉमी को हर्ट करना या ख़त्म करना, ये मेरा मकसद नहीं है, उन्होंने क्लियर कहा है। तो अब देखते हैं। और ये भी कहा है उन्होंने कि अभी तो वो जारी है और बहुत जल्दी पेट्रोल ख़रीदना बंद कर देंगे। अब हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई अभी तरदीदी अमल सामने नहीं आया है, और रशिया की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वाकई क्या हिंदुस्तान पेट्रोल ख़रीदना रशिया से बंद कर देगा। तो अभी भी जो है ना इसका बयान अभी सामने आया है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है, कांग्रेस भी जो है ना मुसलसिल, ख़ासतौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि अब क्यों बयान नहीं देते, इसकी तरदीद क्यों नहीं करते, मिस्टर मोदी क्यों तरदीद नहीं करते कि पेट्रोल का जो मामला है कि वाकई आप मोदी के इशारों पे काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन इसके बारे में अभी भी खामोशी छाई हुई है। कोई यानी स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बयान अभी तक नहीं आया है। बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने भी नहीं कहा है। हो सकता है चंद एक बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ट्रंप ने ये सही कहा है, तो ये बात जो है ना। और दूसरी चीज़ है कि हम खुलकर क्यों तरदीद नहीं करते ट्रंप के बयान की, ये भी एक बड़ा मसला है। चाहे आप मिस्ट्री कहिए, पुरस्कार है, क्या चीज़ें पता नहीं, कि हम जो है ना जब भी ट्रंप कहते हैं तो हमारा काम है कि स्ट्रांगली उसको डिनाई करें या कंडम करें। ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। एक मुख्तसर सा बयान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आ जाता है कि ऐसा नहीं है, हम ऐसा कहे थे जाना। अगर वाकई ट्रंप गलत हैं तो हम कह दें कि ये ट्रंप गलत है, उन्होंने गलत कह रहे हैं जाना। और ट्रंप तो जैसा कि आप जानते हैं अजीब वगैरह बयान देने में बड़े माहिर है हो जाना। बस अब तो उनकी रिपोर्ट है कि वो यानी उनकी साइकोलॉजी रिपोर्ट भी ये है कि वो जो है ना इस किस्म के बयान देते रहते हैं। कभी स्लिप ऑफ टंग बोलिए या उम्र का तकाजा बोलिए, वो कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई जो है ना अगर वो कई मिलियंस ऑफ लाइफ को यानी बचाने में कामयाब रहे हैं, तो व्हाट अबाउट गज़ा की जो जंग हुई है फ़लस्तीन, इसमें तो जो है ना लाखों लोग मारे गए। क्या ये जंग पहले भी रुकाई जा सकती थी? तो क्यों आखिरी में इतनी मोहलत दी गई इसराइल को कि इतने इन्हें फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम होने के बाद उस जंग को रुकवाया गया है? तो क्या वाकई ये क्रेडिट जाता है उनको? तो ये समझ से बाहर है। यानी सारी दुनिया इसको इसका जवाब देना चाहिए कि वाकई जो है ना कि इतनी जाने के बाद, इतने शहीद होने के बाद फ़लस्तीनी, तो हम जंग रुकवाई जाती है 2 साल के बाद। तो ये काम पहले भी हो सकता था, वो कभी के इंटरफियर हो सकते थे। और जहाँ तक ईरान पे अटैक है, इसराइल का जो अटैक होता है या फिर उसके जवाबी वार पे ईरान भी अटैक करता है, तो उस वक्त कहाँ गए थे ये ट्रंप? जब उस वक्त उन्होंने जंग क्यों नहीं रुकवाई? इसका साफ मतलब है कि ये जो है ना इसराइल को खुली छूट दे चुके थे कि तुम जितना मार लो, जितना टाइम है तुमके पास, मारते जाओ, यानी निशाना बनाते जाइए फ़लस्तीन को भी और मुस्लिम ख़ास तौर पर ईरान को निशाना बनाइए। और जब आप जैसा कि जानते हैं क़तर पे अटैक हुआ था, जहाँ पे हमास के लीडरों पे अटैक किया गया था, तो वहाँ पर भी ट्रंप रोकने में नाकाम रहे। तो इस तरीके से इनके जो नाकामियाँ हैं, किस तरह से वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने जंग रुकवाई है। ठीक है, जंग तो रुकवाए हैं आप, लेकिन कितनी जानें ज़ाई हुई हैं उसका कोई हिसाब किताब है? आपने कहा है कि मिलियंस जानें जो है ना मैं बचा दिया हूँ जंगें रुकवा के। क्या आप बचाएँ? कितने लाख जो है ना शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, जो है ना बताइए। तो ये जो है ना ऐसा मालूम होता है कि जब भी कोई मामला मुस्लिम कंट्री या मुसलमानों का फ़लस्तीन का आता है तो ये दोगली पॉलिसी अपनाते हैं, ये खुल के जवाब नहीं देते। यानी किसी वर्ल्ड लीडर में इतने गट्स नहीं है कि उनसे सवाल करें कि आप जो है ना कि फ़लस्तीन में जंग को क्यों नहीं रुकवाए। ये 2 साल से चल रही है, इतनी जानी नुकसान, माली नुकसान होने के बाद आप कह रहे हैं कि मैंने गज़ा जंग को रुकवा दिया। तो ये जो है ना बिल्कुल इन्हें आउट ऑफ द रीजनिंग, लॉजिकल इलॉजिकल बातें हैं। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि पूछे कि भाई आप ये किस तरह से कह रहे हैं जो है ना। तो ये हम जो है ना इस पे बात करें तो शायद जैसा कि आप जानते हैं न्यूज़ में पूरा यही है कि इन्होंने फ़ौरन से जो है ना बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि हमने इनको इंडिया बहुत जल्दी रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद कर देगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान की जानिब से तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है कि वाकई बंद कर देगा। हाँ भी नहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं आता है जो है ना। तो मतलब है कि ये समझ से बाहर है कि ये लोग स्ट्रांगली इसको कंडम या तरदीद क्यों नहीं करते। सवाल ये है ना, करना चाहिए।
देखिए हम अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देखा गया कि किस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लगातार जंग जारी थी, लेकिन जब सीज फायर की बात करें तो हिंदुस्तान से लड़ाई हो रही है, लेकिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ट्रूथ पे सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच सीज फायर हो चुका है। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया की बात करें या हिंदुस्तान में विपक्षी दल की बात करें, सवाल खड़ा शुरू कर दिया कि आखिरकार जब जंग इस देश से हो रही थी तो कोई और सीज फायर के ऐलान क्यों करता है। उसके बाद से लगातार देखा गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर उनका एक भी बयान सामने नहीं आया। एक तरफ जहां 51वीं बार कह चुके हैं ट्रंप की हमने सीज फायर कराया, लेकिन अभी तक बीजेपी की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, एक भी बार खुले मन से उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आपको तुरंत ऐलान करना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 नहीं 50 से ज्यादा बार ट्रंप खुद दोहरा चुके हैं कि हमने सीज फायर कराई है और अभी भी वो अपनी बात पे कायम है। तो और वही अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की तो देखा जाता है कि जब गाजा और इजराइल के बीच जब सीज फायर होता है, वहां पे जब पाबंदियां लगती हैं, जंगबंदी होती है, तो जैसे ट्रंप ऐलान करते हैं उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी बधाई देते हैं। बिल्कुल। तो यानी प्रधानमंत्री मोदी की या फिर हिंदुस्तान में बीजेपी की बात करें तो उनकी पूरी रोशनी है, पूरी देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप काम कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ आपकी जो पॉलिसी है उसके तहत आप काम कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार ट्रंप एक के बाद एक करके हिंदुस्तान को लेकर जिस तरह से कड़ी आलोचना कर रहे, कड़ी कदम उठा रहे, देखा गया कैसे जो अवैध लोग थे अमेरिका में उनको जंजीरों में बांध कर हिंदुस्तान भेजा गया। वही पड़ोसी मुल्क नेपाल, उनके लोगों को कैसे आराम से बगैर जंजीरों को भेजा जाता है। उसके बाद लगातार एक के बाद एक करके टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ लगाकर 50% कर दी गई। तो आप समझे कि किस तरह से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को लेकर कड़े तेवर अपना रहे। लेकिन इसी बीच जिस तरह से अब तेल को लेकर विवाद शुरू हुआ है, ट्रंप ने यह कह दिया है कि रूस से हिंदुस्तान तेल नहीं खरीदेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदुस्तान ने आश्वासन दिया है। तो अगर हिंदुस्तान ने आश्वासन नहीं दिया है तो उन्होंने तुरंत ये बात क्यों नहीं पुष्टि की कि अभी हमारी इस मौजू पे कोई भी बात नहीं हुई है और ट्रंप जो बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। तो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि इतने ताकतवर देश के वो राष्ट्रपति हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी काफी मजबूत मानी जाती है, तो ट्रंप अगर कोई भी बयान देंगे तो वो झूठी या फिर पर्दे के पीछे नहीं देंगे। लेकिन अगर सच में ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। इसी बीच जयराम रमेश ने सवाल किया है और कहा है कि कल ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है। वही आगे उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने के पीछे क्या सच्चाई है और अभी तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौता क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आम सहमति बनाकर संसद को विश्वास में लाना चाहिए। यह बताती है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। इसके पहले भी देखा गया कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि अब जो हमारा विदेश नीति है, जो इंटरनेशनल पॉलिसी, वो पूरी तरह से विफल रही है और यही वजह है कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करिए, आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उससे शायद रिश्ते अब हमारे बेहतर नहीं रहे। हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार किस तरह से पाकिस्तान की जो नजदीकियां है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़ी। कई बार हम आसिम मुनीर की बात करें या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात करें, वो भी कई मंचों पे कई बार वो ट्रंप के सामने नजर आए। लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरह से ट्रंप का लगातार बयान सामने आ रहा है और उसके बाद अगर सच में ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी या जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं पुष्टि करती है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इसी बीच विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अब वो भी हमलावर शुरू हो गए हैं और लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आखिर इसकी हकीकत क्या है, तुरंत इसको बताना चाहिए। बिल्कुल, आपने सच कहा है, बिल्कुल शायद। और इससे साफ जाहिर है कि हमारी जो खारिजा पॉलिसी है वो जो है ना किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में लोग काम कर रहे हैं, यानी अमेरिका के दबाव में जो है ना हमारे बहुत सारे फैसले हो रहे हैं। तो इसका क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्लैरिफाई करना चाहिए हुकूमत को कि हम बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं है, हमारे जो फैसले हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है हमारे पास, ये कहना है। लेकिन ये लोग कहने से बहुत डरते हैं, लोग खुल के बात ये लोग नहीं करते हैं, जिससे और कई सस्पिशियस कई सवाल जहन में उठते हैं कि वाकई जो है ना कि लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से कासिर हैं और क्यों इतना खौफजदा हैं। इतने बड़े कंट्री होने के नाते ये लोग कह सकते हैं कि ओपनली कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल ये गलत बात कह रहे हैं, क्यों नहीं कहते खुल के। और वहाँ पे जो दिन ब दिन जो वहाँ पे हालात तंग हो रहे हैं, ख़ासतौर पे जो वीज़ा के बारे में जो क़वानीन हो रहे हैं उससे कितना असर हो रहा है, यहाँ के जो IT इंडस्ट्री को कितना पाबंदियाँ लगाई गई, उस पर बात क्यों नहीं करते लोग जाना। कैसा किस तरीके से वहाँ पे भेजा जा रहा है हमारे बंदों को, वहाँ से हथकड़ियाँ डाल के करके, इस पर ये लोग मुँह खोलने की तैयार नहीं है, यानी हर चीज़ बर्दाश्त करें लोग। तो जहाँ पे अमेरिका की बात आती खुल के नहीं कहते, जबकि पाकिस्तान जाके वहाँ पे खुशामद करता है, सारी चीज़ें करते हैं और पाकिस्तानियाँ जाके ये भी कहते हैं कि ये तो जो है ना इनको अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए।
तो फिर इतने सारे लोग जाके खुशामदी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, जाके बोलिए, क्लैरिफाई करिए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत बात है। तो क्यों आखिर नहीं करते हैं जो है ना। यानी कांग्रेस का भी यही सवाल है, राहुल गांधी का भी यही सवाल है कि आखिर कब तक उसके अमेरिका के दबाव में काम करेंगे, और फौरन इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। जो तेल की हकीकत क्या है और जो डील चल रही है रशिया से वो क्या है, उसके बारे में बताएं, डिटेल बताएं। तो ये काम फौरन होना चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि भाई आप जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेच दिए अमेरिका के हाथों। बिल्कुल आप इन्हें सेल्फ डिसीजन लेने के आप काबिल नहीं है, ये समझेंगे लोग जो है ना। तो ये चीज़ जो है ना हमको फौरन से कहना चाहिए। तो हम चलते हैं, जैसा कि नाज़रीन मैंने कहा है कि हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता एक सिस्टमेटिक तरीके से एक AI जनरेटेड इस्लामोफोबिया चल रहा है मुसलसिल। इसमें बड़े बड़े IT लोग मुलविस हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी पिक्चर्स बना रहे हैं कि अगर देखें तो उससे इन्हें शर्म महसूस होती है कि किस तरीके से लोग इस्लाम को जो है ना डिग्रेड कर रहे हैं। ख़ासतौर पर यानी सारे कई स्टेट्स हैं, उसमें सब में आगे आगे स्टेट जो है ना आसाम है, जिसमें आसाम पे ऐसी ऐसी पिक्चर्स बना रहे हैं लोग, टोपी पहन के मुसलमानों को बताया जा रहा है, कभी तो सांप की शक्ल में टोपी पहना दी गई मुसलमानों को। इतनी जो है ना ऐसी मुनज़्ज़म तरीके से लोग बेहुदे तरीके से मुसलमानों की जो है ना बेइज्जती कर रहे हैं, और सारी जो वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, AI जनरेटेड है। तो इसके बारे में क्यों इसके बारे में कोई अदालत या कोई हुकूमतें क्यों जो है ना एक्शन नहीं लेती, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो है ना मुसलसिल चल रहा है। बाज़ाब्ता एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट क्राइम्स बोल के है, उनका जो है ना इसमें जो है ना बयान आया है कि तकरीबन 2023 से 25 तक 1326 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इसके। तो यहाँ पर जो है ना क्यों ख़ास तौर पे जब इलेक्शन करीब आते हैं तो इस्लामोफोबिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों ये लोग मुसलमानों को टारगेट मुसलसिल बना रहे हैं और बेसलेस किस्म की चीज़ें ये लोग डाल रहे हैं। इन्हें आसाम में मुस्लिम काफ़ी हैं, नो डाउट, वो लोग जो है ना इन्हें माशी तौर पे बड़े कमज़ोर हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ इस तरह के इल्ज़ामात देना जो है ना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और बहुत ही शर्म की बात है कि ख़ास तौर पे वहाँ के CM एंटी मुस्लिम चीज़ों में बहुत आगे आगे रहते हैं जो है ना। कई मदारिस को मिसमार कर दिया गया है, कई मसाजिद को मिसमार कर गया, मुसलसिल हिरासा करके उनको कैंप्स में डाल दिया गया मुसलमानों को। तो ये जो है ना ये बाज़ाब्ता चल रहा है। इसके बारे में जितनी भी हम इन्हें कंडम करें, जितना भी इसके ऊपर तनकीद करें वो कम है। क्यों? क्योंकि इसको हुकूमत की सरपरस्ती बाज़ाब्ता हासिल है। ख़ासतौर पर मैं आसाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि आसाम में BJP हुकूमत है, और जहाँ जहाँ BJP हुकूमतें हैं वो लोग भी जो है ना दरपर्दा इसकी जो है ना पुष्ट पनाही कर रहे हैं, इसकी हेल्प कर रहे हैं, बैकग्राउंड से इसकी इन्हें ये लोग इंकरेज कर रहे हैं इस किस्म की हरकत करने पर, जिससे मुसलमानों की शबी मुतासिर हो रही हिंदुस्तान के। हालांकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अमन के ख़िलाफ़ काम करे। मुसलमान बहुत ही अमन पसंद होता है और शरपसंदी वो नहीं करता है, और दूसरे मज़हब का भी वो एहतराम करता है। लेकिन ये लोग जानबूझ के इस किस्म के प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो बहुत ही काबिल मजम्मत है। इसको फ़ौरन से जो है ना नोट करना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए, ख़ासतौर पे BJP स्टेट्स में। तो जैसा कि बोला मैं शायद आपको, ये बाज़ाब्ता इन्हें वेल प्लान तरीके से मुसलमानों के लोग टारगेट बना रहे हैं। ख़ासतौर जो इलेक्शन आता है तो इनको मुसलमानों को जो है ना विलन के तौर पे लोग पेश करते हैं कि एंटी इन्हें देश के, ये लोग मुसलमानों के गद्दार, इन्हें देश के गद्दार हैं, इस तरीके से उनको पेश किया जाता। तो ये जो है ना इसको फ़ौरन से रोकना चाहिए और इस पर जो है ना एक्शन लेना चाहिए। और ख़ासतौर पे जो ये मीडिया है, जैसा कि आप जानते हैं गोदी मीडिया, इसको पेश करने में बहुत आगे आगे है। तो गोदी मीडिया भी, इन्हें बेशर्म जो मीडिया है गोदी मीडिया, वो लोग जो है ना इस किस्म के वीडियोस बना के लोग पेश कर रहे हैं, और पता नहीं इसके पीछे क्या मफादात हैं उनके, वही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमको फ़ौरन से जो है ना इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इस किस्म की जो हेट क्राइम्स एक मानो में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स कर रहे हैं, इन्हें नाम कभी लव जहाद कहते हैं, कभी जो है ना पानी का जहाद कहते हैं, कभी ट्रेन का जहाद करते हैं। इन्हें ऐसी ऐसी जो है ना टर्मिनोलॉजी से ये लोग ईजाद करें कि आपके वहम गुमान में भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं है। बताइए पानी का जहाद कैसा होता है, ट्रेन का जहाद कैसा होता है, लव जहाद होता है। यानी जहाद, यानी हर एक कोई लोग जो है ना जहाद लगा दे रहे हैं ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। तो इस किस्म की नई नई चीज़ें लोग लगा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से ये है कि मुसलमान कभी भी जो है ना वायलेंस, तशद्दुद नहीं करता है। सिर्फ ये लोग की ईजाद करदा ये अल्फाज हैं और ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके खिलाफ जितनी मजम्मत की जाए। आज भी कई हिंदू भाई अमन पसंद है, कई लोग सेकुलर लोग हैं, वो लोग इस किस्म की जो है ना, और वहाँ पे रिसेंटली मेरे ख्याल से आसाम में BJP के पार्टी मेंबर्स रिज़ाइन कर दिए BJP से। वो लोग बोले कि ये तो जो है ना खुल के जो है ना एंटी मुस्लिम काम करिए गवर्नमेंट जो है ना। तो ये इस किस्म के लोग आज भी हैं जो बिल्कुल ऐसी हरकतों से, ओझी किस्म की हरकतों से, गिरी हुई हरकतों से लोग नफरत करते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि बेचारे वो डिफेंड नहीं कर सके, इतने गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान है आसाम के, वो लोग तो पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन
जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अमन पसंद, जो अदर स्टेट से, नॉन बीजेपी स्टेट से, उनका काम है फौरन जो है ना इस पे रोक लगाए और इस पे जो है ना एक्शन ले इस पे जो है ना। तो ये बहुत ही सीरियस बात है जाना। मेरे देखिए, जहाँ तक आपने इस्लामोफोबिया की बात की, तो ऐसा नहीं है कि इस्लामोफोबिया को लेकर कोई पहली बार इससे केस सामने आया। हालांकि इसकी जो जड़ है बहुत पहले से बो दी गई है, अब इसका जो फल है अब निकलना शुरू हुआ है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन करीब होते हैं तो खास तौर पर ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं कि इसी की ध्रुवीकरण या फिर कह लें जो सियासतदां हैं उनकी सियासत चमक जाती है। आप असम की बात कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो उनके पुराने कई ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें लगता है कि वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री कम और किसी एक तबके के मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ की जो पॉलिसी है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे सोशल मीडिया को बैन कर देती है, वो इस बुनियाद पे कि ये जो सोशल मीडिया है ये हिंदुस्तान की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसकी बुनियाद पर उनको बैन कर दिया जाता है। तो जब अगर AI जनरेटेड वीडियो इस्लामोफोबिया को लेकर फैलाए जा रहे हैं, इससे किसी एक खास समुदाय की जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुँच रही, तो आखिरकार गवर्नमेंट इन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वजह यही है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। अभी हम आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से सांसद, सबसे चर्चित सांसद महिला इकरा हसन, उनका वीडियो कल से परसों वायरल हुआ है और वो काफी उसमें इमोशनल हो रही है और किसी एक विवाद पे उनको देशद्रोही आतंकवाद ऐसे ऐसे लफ्ज का, ऐसे ऐसे गाली का इस्तेमाल किया गया है कि जिस पे हम उस पर बात करना नामुनासिब समझते। तो आप समझे कि किस तरह से ये जो ध्रुवीकरण है या फिर जो इस्लामोफोबिया कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी लगातार ऐसे होते आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा जिस तरह से कि इलेक्शन के दरमियान ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो अगर सच में इलेक्शन के दरमियान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इससे फायदा नहीं होता तो शायद अभी तक इस पे कड़े एक्शन लिए गए होते और इसके पीछे जो लोग हैं आज तक उनको जेलों के पीछे डाल दिया गया होता, ताकि आने वाले वक्त में से जो इस्लामोफोबिया जो फैला रहे हैं शायद वो आगे ऐसा ना होता। बिल्कुल, इन्हें खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मिसाल ले सकते हैं जहाँ पे चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को। इन्हें सिर्फ उनका ये कसूर है कि वो जो है ना बयान देते हैं हुकूमत के खिलाफ, एंटी मुस्लिम है, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते उनको जो है ना मुसलसिल उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही इन्हें कंडमेबल बात है, काबिल मजम्मत बात है, इस पर फ़ौरन से एक्शन लेना चाहिए। तो शायद हम चलते हैं थोड़ा सा बिहार की तरफ जो है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलसिल लिस्ट आ रही हैं RJD। अब मेरे ख्याल से इसमें 3 फरीक हो गए हैं, 3 पार्टीज हो गए हैं, एक NDA, एक इंडिया और एक आपके प्रशांत किशोर की पार्टी। तो ये 3 है। अब लेकिन इसमें भी जो इन्हें इम्पॉर्टेंट इन्हें जो वेटेज है, तो इसमें मेरे ख्याल से दलित हैं, पसमानदा तबक़ात, मुसलमान हैं और दूसरे के यादव तबका, तो ये सब मिलके इनका भी काफ़ी वेटेज है। तो अपने अपने हिसाब से ये लोग जो है ना उसके हिसाब से मेरे ख्याल से टिकट दिए जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो कभी RJD के जो हैं तेजस्वी यादव, उनको जो है ना एज ए चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे बताया जा रहा है, तो कभी जो है ना फिर नीतीश कुमार को लाया जा रहा है और पता नहीं इनकी स्ट्रैटेजी क्या है प्रशांत किशोर की। तो शायद क्या प्रशांत किशोर आने से कुछ और डिवाइड हो सकते हैं इसमें? देखिए, हम कम वक्त में बात करते हैं, अगर पूरे बिहार की सियासत की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह से सारी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें कुछ ये भी देखा गया कि नीतीश कुमार की जो पार्टी जो कि सेकुलर मानी जाती थी, 2 लिस्टों में उन्होंने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उन्होंने बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी तक उसमें एक भी मुसलमानों को टिकट उन्होंने दिया। हालांकि बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी किस तरह से पूरी इलेक्शन मोड में है कि उन्होंने वक्त रहते कैंडिडेट के नाम जारी करने के साथ साथ उन्होंने जो कैंपेनिंग करेंगे, जो नेताओं को बुलाया जाएगा, उसका भी आज उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, जिसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और कई सारे स्टार उसमें शामिल है। लेकिन अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो यकीनन पूरे बिहार में उनके जो वोटर है या फिर जो उनकी सियासत है वो थोड़ी सी असर डालेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी पूरी तरीके से जो मुस्लिम वोटर्स हैं, अल्पसंख्यक है, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जो लिस्ट जारी किए हैं उसमें कई ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दे दिया गया। लेकिन अभी तक अगर हम राजद की बात करें तो राजद में भी ज्यादा मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। JDU में भी सिर्फ 4 मुस्लिमों पे दांव लगाई गई अभी तक जो लिस्ट सामने आई है। कांग्रेस की बात करें तो उसके टिकट बंटवारे को लेकर भी कुछ लोग नाराज है। कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है कि जो नए हैं। हालांकि बीजेपी की बात करें तो उन्होंने कुछ जगहों पे जमीनी स्तर के जो नेता हैं उनको टिकट दी है, कुछ पुराने चेहरों पे दाव खेला है तो कुछ नए चेहरे लाए हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम बिहार की सियासत की बात करें तो वहां पे 2 और पार्टी है जो कि खुद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वो जो 3 अलायंस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है उसमें 35 सीटों पर खुद ओवैसी लड़ रहे हैं। तो अगर हम पूरे बिहार की सियासत की बात करें तो वहां पर प्रशांत किशोर के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। लेकिन इन दोनों के जो वोटर हैं वो ज्यादातर
इंडिया अलायंस के वोटरों में सेंध मारेंगे और शायद हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि जेडीयू के साथ मुस्लिम की एक शाख मानी जाती है, उसके जो वोटर है कुछ हद तक मुस्लिमों के जो वोटर है वो जेडीयू की तरफ है, तो इससे बीजेपी और जेडीयू को फायदा होगा। प्रशांत किशोर एमआईएम की बात करें या फिर पूरे इंडिया अलायंस की बात करें तो इन तीनों चारों पार्टियों में वोट की थोड़ी बहुत ध्रुवीकरण होगी और नतीजा शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में वहां पे एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बने। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार में भी नीतीश कुमार सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री बने रहते हैं या वहां पर भी महाराष्ट्र में जिस तरह से सीन सामने आया था बीजेपी वही करती है। क्योंकि हम आखिरी बात करते हैं कि जिस तरह से जी सीट बंटवारे को लेकर हुआ, खुद बीजेपी के पास भी 101 सीट है और जेडीयू के पास भी 101 सीट है, तो अगर बीजेपी के विधायक ज्यादा जीत पाते हैं और जेडीयू कम होते हैं तो शायद आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़े और वहां पे मुख्यमंत्री शायद बीजेपी का बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही एनालाइज किया इसका, यानी इसमें कई फैक्शंस हो गए हैं, तो इससे जो है ना वोट डिवाइड होने का भी खतरा बढ़ गया है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा और आवाम का जो मिजाज है उसके हिसाब से वो फैसला होने वाला है। तो ये जो है ना जानते हैं लेकिन एक बात है कि ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है बनिस्बत पहले के इलेक्शन, क्योंकि इसमें जो है ना खासतौर पे इनकी जो एंट्री है प्रशांत के, एमआईएम तो पहले से भी थी लेकिन अब प्रशांत किशोर भी आगे हैं, तो मेरे ख्याल से नतीजा बहुत दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प होगा, लेकिन एक खास बात यह भी रही कि जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने टिकट बांटने में काफी देरी की है, उसको लेकर भी काफी लोगों में नाराजगी है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की पार्टी पहले उम्मीदवारों को लिस्ट जारी कर दी जिसको लेकर उनको थोड़ा वक्त मिल गया, लेकिन अभी तक आरजेडी और कांग्रेस ने जिस तरह से टिकट बांटने में देरी की है उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि शायद इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं था, यही वजह रहा कि अभी तक टिकट बांटने में काफी देरी हुई और शायद इसका खामियाजा इलेक्शन में जो उम्मीदवार है वो भुगत सकते हैं या फिर सरकार बनने में काफी देरी हो सकती है या फिर उनको कुछ सही है, आपने सही कहा, इन्हें सस्पेंशन जो है ना नहीं रखना चाहिए, इसको फौरन से ऐलान करना चाहिए, लोगों के जहन को जो है ना साफ कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, हमने ये 3 टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं, बात की हैं, इस पर तबसरा किया है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे नए प्रोग्राम में फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।